शाम 4 बजे का समय था। मदन के लड़के का झगड़ा एक गांव में रहने वाले तेज तर्रार आदमी हीरा लाल के लड़के से स्कूल में हो जाता है। हीरा लाल अपने बेटे की बात सरपंच के सामने रखता है और कहता है, सरपंच जी, मदन के लड़के रतन ने मेरे बेटे पिंटू को बहुत मारा है। वो उठ भी नहीं पा रहा है। आप जल्दी से अपनी चौपाल लगाएं और उचित फैसला दें, नहीं तो मैं उनका रहना दुश्वार कर दूंगा। सरपंच अगले दिन उनके फैसले के लिए 2-4 पंचों के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे मदन का इंतजार करते हैं। 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन मदन का कुछ पता ही नहीं होता है। तभी हीरा लाल उठता है, कहता है, क्यों लालाराम, तुझे कहा था मदन को बताने के लिए, बताया नहीं क्या मदन को? लालाराम कहता है, बताया था, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। तभी सरपंच जी कहते हैं, जा उसे बुला के ला और आने में आना कानी करे तो उस सुघंटे मदन को वही 2-4 लाठी रसीद कर देना और फिर घसीट कर लाना। लालाराम उसे बुलाने जा ही रहा होता है। देखता है मदन अपनी लाठी टेकते हुए बेटे रतन के साथ धीरे धीरे आ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मदन चौपाल अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सरपंच जी बोलते हैं, क्यों मदन, तुम्हारे बेटे ने हीरा लाल के लड़के को पीट दिया? मदन कहता है, जी उसे यहाँ बुला लीजिए, उसकी चोट के हिसाब से हम हर्जाना दे देंगे और मेरा बेटा माफी भी मांग लेगा। हीरा लाल सरपंच की तरफ देखते हुए बोलता है, रतन ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है, तो यहाँ कैसे आएगा? मदन कहता है, सरपंच जी, पिंटू ने मेरे बेटे रतन को बुरी तरीके से मारा है, उसके तो खरोच भी नहीं आई है। तभी मदन रतन की पीठ खोलते हैं। उसकी पीठ पर डंडे की बढ़ते ही बढ़ते उछरी होती हैं। हीरा लाल उसकी पीठ देखकर सकपका जाता है और मदन पर और एक झूठा इल्जाम लगा देता है। रतन मेरे बेटे पिंटू से जीत नहीं पाया तो उसने मेरे खेत में अपनी भैंस छोड़ दी, पूरी फसल तहस नहस करवा दी। मदन को हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। रतन से ये सब सुन के रहा नहीं गया। उसने कहा, चलो बापू, यहाँ से ये सब हमारी एक भी नहीं सुनने वाले, इनको बस हमारी जमीन हड़पनी है। मदन उसको शांत करते हुए कहता है, सरपंच जी, आप हीरा की फसल देख सकते हैं। फसल कितनी लहलहाती हुई खड़ी है, उल्टा इन्होंने मेरी फसल चरवा दी। हीरा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, हर्जाना तो इस मदन को भरना ही होगा। रतन को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपने बापू से कहता, चलो बापू, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम गांव छोड़ देंगे और बाहर मजदूरी करके खा लेंगे। अगले दिन रतन अपने बूढ़े बापू को लेके गांव से चला जाता है। पास के दूसरे गांव के किनारे पन्नी तान के रहने लगते हैं। रतन पंचर जोड़ने वाली दुकान खोल लेता है। उससे जो भी कमाई होती अपना और अपने बापू का पेट पालता है। कभी कभी तो दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बुलेरो से उतरता है। वो इधर उधर देखता है। रास्ता सुनसान होती है, बस एक ही झोपड़ी होती है। रतन उसमें एक बाइक की पंचर जोड़ रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन बूढ़े बाबा पर जाती है। रतन उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसी बारिश में क्यों भीग रहे हो? बीमार हो जाओगे। बाबा कहते हैं, क्या करूं बेटा, मैं आया तो कार से था, लेकिन मुझे उसमें उलझन होती है, इसलिए ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकता और मैं गलती से पर्स अपनी गाड़ी में ही भूल गया। रतन को उन पर तरस आ जाता है। आज उसकी कमाई मात्र 100 रुपए ही हुई थी और यह उसकी पहली कमाई थी। वो 100 रुपए देते हुए कहता, बाबा, मैं आज इतना ही कमा पाया, ये आप रख लो। ऐसा देख बाबा के आंख में आंसू आ जाते हैं। बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं, बेटा खूब फलों फूलो, कल मैं तुम्हें यही मिलूंगा। रतन कहता है, अरे बाबा, कोई बात नहीं, मैंने पैसा वापस लेने के लिए आपकी मदद नहीं की है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। फिर से मेहनत करूंगा और कमा लूंगा। बाबा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें रुपए नहीं लौटाऊंगा, बस मुझे यहां पर मिलना, खुश रहो, कह के चले जाते हैं। अगले दिन रतन वहीं पर उनका इंतजार करता है।
वो उस समय पर आते ही नहीं हैं। रतन मन में सोचता है, लालची होगा, भला कोई फ्री के रुपए वापस करता है क्या, और अपनी झोपड़ी की तरफ वापस जाने लगता है। तभी एकदम से आवाज आती है, अरे लाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे बापू को लेने आया हूं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आप लोगों का मेरे घर पे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रतन कहता है, अरे नहीं बाबा, हम यहीं ठीक हैं। मेहनत करके जब रुपए मिलते हैं तब मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाबा कहते हैं, आप चले तो, और मुस्करा के कहते हैं, हमारे यहां भी बहुत काम है, उन्हें कर देना। दोनों, रतन और उसका बापू, उसके कार में बैठ जाते हैं और बूढ़े बापू के घर पहुंच जाते हैं। वहां की चकाचौंध देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा के घर वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वो ये सब देख बाबा को गले लगा के अपने खुशी के आंसू रोने लगते हैं। रतन के बापू हाथ जोड़कर कहते, आज आपने ये दिखा दिया कि मुझ जैसे गरीब का भी मसीहा होता है। मैं अब सुकून से मर सकता हूं। मेरे बेटे की जिंदगी सफल हो गई। फिर बाबा उनसे गरीबी का कारण पूछते हैं। वो अपनी आपबीती की कहानी सुनते हैं। बाबा को उनकी कहानी सुन के रोना भी आता है और उस धूर्त सरपंच पर गुस्सा भी आता है। अगले दिन वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रतन बापू को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव वाले उन दोनों को कार से उतरते देख अचंभित होकर देखने लगते हैं। कहते हैं, न गरीबों को तो सब थपड़ियां लेते हैं, लेकिन अमीर को लोग दूर से ही देखकर सलाम करने लगते हैं। बाबा सरपंच के पास जाते हैं और हीरालाल को बुलाने को कहते हैं। हीरालाल अकड़ते हुए आता है। रतन को देख कहता है, क्या हुआ, तेरे पास खाने को नहीं बचा क्या कुछ? तभी बाबा अपनी मूंछ पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, जबान संभाल के बात कर, ये मेरा पोता है, इसके खुद के नौकर चाकर हैं। तुझसे क्या मांगने की जरूरत, बल्कि तू इनकी जमीन हड़ पे बैठा है। भिखारी तो तू है। सराफत से इनकी जमीन इन्हें वापस कर दे, नहीं तो इतना बुरा हाल करूंगा तेरा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वो ये सब सुन घबरा जाता है और उनके जमीन के कागजात उन्हें माफी मांगते हुए वापस कर देता है। रतन और मदन, यानी रतन के बापू, दोनों बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं, अच्छा करने वालों का खुदा हमेशा अच्छा ही करता है। मित्रों, अच्छाई और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। जो भी करो उसमें नेकी और सही मार्ग को चुनो, क्योंकि अंत में नेकी का ही फल मिलता है।